दोस्तों, सृजन संवाद के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारी खास मेहमान हैं जानी मानी कवयित्री, कथाकार, समीक्षक डॉक्टर गीता पांडे जी। गीता पांडे जी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध शंभू दयाल पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हिंदी विभाग की प्रभारी हैं। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के लिए कई शैक्षणिक पुस्तकों के लेखन के अलावा आप विगत 3 दशकों से साहित्य सृजन में निरंतर सक्रिय हैं। आपके 2 कविता संग्रह और तस्वीर बनती चली गई और पंछियों को सरहदें नहीं मालूम प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त कथा लेखन में भी आप निरंतर सक्रिय हैं। कई सम्मानों से आपको सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा वर्ष 2000 के लिए आपको शब्द शिल्पी सम्मान से सम्मानित किया गया है। हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर गीता पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों को। सबसे पहले गीता जी, हम जानना चाहेंगे कि साहित्य सृजन के प्रति आपका जो रुझान है ये कब शुरू हुआ? ये कॉलेज की पढ़ाई पढ़ते हुए शुरू हुआ या उसके बाद जो है पढ़ाते हुए आप इस तरफ उन्मुख हुए? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल सीधे जो है मेरे अतीत से जाके मिलता है और जैसे कि मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि मेरा बचपन नैनीताल में गुजरा और नैनीताल से ही मेरी पढ़ाई शुरू हुई और पूरी स्कूलिंग मैंने नैनीताल से की। और वहां रहते हुए जब स्कूल जाते थे तो झील के किनारे रास्ते पे रास्ता था, उस रास्तों पे हम जाते थे, पहाड़ों पे रास्ते तय करते थे, तब हम घर पहुंचते थे। तो आप समझिए कि इतने सुंदर वातावरण में रहने का मुझे सौभाग्य मिला और इस पूरे जो है प्राकृतिक सौंदर्य को मैंने कहीं भीतर से आत्मसात किया और इस वजह से मेरे भीतर जो है एक लिखने का जज्बा पैदा हुआ। और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि पहाड़ के जितने भी लोग होते हैं जो प्रकृति से जुड़े रहते हैं, अपने मन से जो हैं वो कवि होते हैं। कभी उनको शब्द मिल जाते हैं, कभी उनको शब्द नहीं मिलते हैं, कभी वे आगे पहुंच जाते हैं और कभी वे रुक जाते हैं। तो समझिए कि मैंने लिखना शुरू किया है अपने कॉलेज टाइम से। और जब मैं एमए में थी तो मैंने छोटी छोटी कविताएं लिखी हैं और कॉलेज मैगजीन में कविताएं लिखी हैं। उससे मेरा हौसला बढ़ा है। मेरे टीचर्स ने मुझे आगे बढ़ाया, वहाँ मेरा हौसला रहा है। और ये देखिए कि हमारे यहाँ के बहुत सारे साहित्यकार जो हैं वो नैनीताल से बाहर निकले हैं। तो जब मैं उनके पेपर, उनके न्यूज़पेपर देखती थी और जैसे माधुरी पत्रिका निकलती थी पहले, और माधुरी के जो संपादक थे वो श्री विनोद तिवारी जी, वो भी नैनीताल से थे। तो उनसे भी मेरा जो है बहुत ही जुड़ाव रहा है। तो इस तरह की पत्रिकाएं मैं देखती रहती थी और उनके माध्यम से मैंने सोचा कि मैं भी लिखना शुरू करूं। यहाँ पूरा आकाश फैला है, बादल सामने है, झील सामने है, हरा भरापन है, हरियाली है। तो एक कवि को लिखने के लिए इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो कवि कोई ना भी बनना चाहे तो मैं समझती हूँ मन से कवि तो बन ही जाएगा। तो ये मेरे लिखने की एक शुरुआत थी। और जब मैंने लिखना शुरू किया तो सबसे पहले छोटी कविताएं लिखी और उसके बाद मैंने कहानियां लिखनी शुरू की। और कुछ ऐसा संयोग रहा कि जब मैं पीएचडी कर रही थी तो उस वक्त जो मैंने कहानी लिखी वो मैंने जो है सीधे जो है दिल्ली एक पत्रिका में भेज दी और वहां से जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और मेरी कहानी छप गई। उसके बाद मैंने नवभारत टाइम्स में भी अपनी कहानियां भेजी और इस तरह से मेरी कहानियां भी छपने लगी और लिखने का सिलसिला, लिखने का हौसला मेरा बढ़ता चला गया। और बहुत सुंदर जगह से मैं हूँ और बहुत सुंदर वहाँ और बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे कवि हैं वहाँ से निकले हैं। तो ये सारी चीजें मेरे को आगे बढ़ाने में सक्षम रही है। बहुत सुंदर गीता जी।
आपने बड़ा ही एक स्वाभाविक आपका अभी हमें बताया कि नैनीताल जैसे आपका कविता में शहर से आप संबद्ध हैं और वहां के परिवेश में आप पली बड़ी हैं, आपकी शिक्षा वहां पे हुई है, तो उस परिवेश में नैसर्गिक रूप से आप कविता लेखन और साहित्य लेखन की तरफ उन्मुख हुई हैं। बिल्कुल कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के एक संवेदनशील व्यक्ति इस तरह के माहौल में रहता है तो वो निश्चित रूप से आपका सृजन की तरफ उन्मुख होगा। बहुत बहुत आपका जो है सुंदर आपकी बात रही। अभी आपने जिक्र किया कि देवभूमि उत्तराखंड से कई सारे अच्छे रचनाकार कवि कथाकार जो है वो हमारे बीच में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहे हैं, तो उनमें से मुख्य रूप से आप किन साहित्यकारों का नाम उल्लेख करना चाहेंगी? इसमें साहित्यकारों की एक लंबी परंपरा है। हमारे कुमाऊं से जो है कवि भी हैं और कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और लब्ध प्रतिष्ठ जो है साहित्यकार वहां से निकले हैं और कुछ छिपे हुए भी जो है लेखक हैं, कवित्री हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी, अपने दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगी कि वहां पर जो है छायावाद की कवित्री श्रीमती तारा पांडे जी बहुत अच्छी कविता लिखती थी। जबकि हम छायावाद में जानते हैं, हम 4 कवियों को ही जानते हैं, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी और इस तरह से। लेकिन जो है छायावाद के समय ही जो है श्रीमती तारा पांडे जी बहुत ही सुंदर कविताएं लिख रही थी और उनका भी मैंने एक इंटरव्यू लिया जो कुछ साल पहले नवभारत टाइम्स में छपा और वो जो है वो तब वृद्ध हो चुकी थी, तो उनसे मुलाकात मेरी हुई और वो बीमार भी थी, लेकिन इतनी अच्छी कविताएं थी जिसको देखकर मुझे लगा कि देखिए पहाड़ से इतनी अच्छी चीजें निकल रही हैं और जो है बहुत बड़े फलक में ये जानी चाहिए। और साहित्यकारों की तो एक लंबी परंपरा है। हम देखते हैं मनोहर श्याम जोशी जी वहां से हैं और जिन्होंने कसब लिखा है और जो वहां से जो है शैलेश मटियानी हैं, शिवानी जी हैं, शिवानी हैं और शंख घोष जी भी हैं। हाँ, शिवानी है वहां से। शिवानी की रचनाएं, शिवानी की कहानियां पढ़कर हम बड़े हुए हैं और एक पूरा का पूरा पहाड़ वहां पर हमको दिखाई देता है। और उसके बाद जो है जगूड़ी जी हैं, जगूड़ी जी की कविताएं भी वहां से आई हैं। तो बहुत सारे लेखक हैं, सुभाष पंत जी हैं। अगर हमें कुमाऊं को छोड़ते हुए पूरा उत्तरांचल को ले लूं, इधर कुमाऊं को करूं और इधर गढ़वाल को करूं, तो बहुत सारा प्रकृति परिवेश लगभग एक ही है। तो बहुत सारे कवि लेखक मुझे वहां से दिखाई देते हैं और जो कि और छायावाद के जो हैं सुमित्रानंदन पंत जी को कौन नहीं जानता है। बेशक बेशक। तो उनकी प्रकृति की रचनाएं तो जो है बहुत प्रसिद्ध हैं और उनकी प्रकृति जो है पूरा पहाड़ उसमें दिखाई देता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कोई लेखक, कोई साहित्यकार पहाड़ से निकलता है तो वो अपने साथ पूरा पहाड़ लेके आता है। ऐसा नहीं कि वो पहाड़ वहीं पर छोड़ के आ जाता है। तो अपने साथ वो पहाड़ लेके आता है, वो चट्टान लेके नहीं आता, वो पूरा पहाड़ लेके आता है, वहाँ की हरियाली लेके आता है, वहाँ के संस्कार लेके आता है, वहाँ का कोई न कोई टच, वहाँ का जो बोलने का लहजा है भाषा में और कोई न कोई शब्द उसके होते हैं, उनको लेकर आता है कि गाहे बगाहे आप भीड़ में भी आप पहचान जाएंगे, अच्छा ये वहां से है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही गीता जी कि रचनाकार के ऊपर उसके परिवेश का इतना गहरा प्रभाव होता है कि उसकी रचनाओं में भी वो परिवेश, वो संस्कृति, वो भाषा, वो रहन सहन, वो मूल्य परिलक्षित होते ही हैं। आपकी रचनाओं में भी निरंतर हमने वो परिवेश, वो देवभूमि का, नैनीताल का, उत्तराखंड का वो परिवेश हमने महसूस किया है। हम चाहेंगे कि आप अपनी कोई कविता हमारे दर्शकों के लिए साझा करें। मेरी कविताएं पहाड़ की कविताएं हैं, शहर की कविताएं हैं और जो है आज से जो है कुछ समय पहले की कविताएं हैं, आज की कविताएं हैं। तो बहुत सारे रंग, बहुत सारे फ्लेवर, बहुत सारे विरोधाभास उसमें आपको मिलेंगे। और इस समय मैं आपके अनुरोध पर
जो है अपनी एक कविता सुनाती हूँ और जिसका शीर्षक है मुझे जिंदगी चाहिए। स्वागत है। धन्यवाद। सोचता हूँ मैं कि मुझे जिंदगी चाहिए। सोचता हूँ मैं कि मुझे जिंदगी चाहिए, एक बेहतर जिंदगी चाहिए मुझे। सोचता हूँ मैं कि मुझे जिंदगी चाहिए, एक बेहतर जिंदगी चाहिए मुझे, जहाँ मेरा भरोसा खुद पर बन सके, जहाँ मेरा भरोसा खुद पर बन सके। मैं चलता हूँ, इस कदर चलने की मनाही भी नहीं है। मैं चलता हूँ, इस कदर चलने की मनाही भी नहीं है। मैं चलता हूँ, इस कदर चलने की जरूरत भी नहीं है। मैं कड़की के बावजूद मनाता हूँ हर त्योहार। मैं कड़की के बावजूद मनाता हूँ हर त्योहार कि उत्साह बना रहे। मैं कड़की के बावजूद मनाता हूँ हर त्योहार कि उत्साह बना रहे। मैं बतियाता हूँ पुरानी बातें। मैं बतियाता हूँ पुरानी बातें, दोहराता हूँ उन्हें कि मेरी सोच में कहीं जंग न पड़ जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं बतियाता हूँ पुरानी बातें, दोहराता हूँ उन्हें कि कहीं मेरी सोच में जंग न पड़ जाए कहीं। मैं घर से ज्यादा सड़कों पर नजर आता हूँ। मैं घर से ज्यादा सड़कों पे नजर आता हूँ। उन हवाओं में जी भर कर सांस लेता हूँ मैं। उन हवाओं में जी भर कर सांस लेता हूँ मैं कि कहीं भीतर अकेला ना पड़ जाऊं। कि कहीं भीतर अकेला ना पड़ जाऊं। जागता हूँ अधिक, सोता कम हूँ। जागता हूँ अधिक, सोता कम हूँ। कितने विकार, कितने वायरस मुझे धर दबोचने की योजना है बनाए बैठे। कितने विकार, कितने वायरस मुझे धर दबोचने की योजना है बनाए बैठे। अपनी कमजोर आंखों से देख पाता हूँ मैं। अपनी कमजोर आंखों से देख पाता हूँ मैं यह सब, इसीलिए सामाजिक बना हूँ। अपनी कमजोर आंखों से देख पाता हूँ मैं, इसीलिए सामाजिक बना हूँ। मुझे हर हाल में वह जिंदगी चाहिए। मुझे हर हाल में वह जिंदगी चाहिए जहाँ जिंदा रहने की उम्मीदें ज्यादा से ज्यादा हों। जबकि मैं जानता हूँ मौत की ओर प्रतिदिन बढ़ रहा हूँ मैं। मुट्ठी में भरे रेत की तरह खाली हो रहा हूँ मैं। बहुत सुंदर। लेकिन मुझे जिंदगी चाहिए, क्योंकि अपनी बची हुई जिंदगी जीना चाहता हूँ मैं। अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ मैं। मुझे एक अदद जिंदगी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महामारी के दौर में जो आज का परिवेश है और एक नैराश्यपूर्ण परिस्थितियां जिस तरह से बनी हुई हैं, उसमें मानवीय जिजीविषा को आपका प्रबल तरीके से प्रस्तुत करती है आपकी ये कविता। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। गीता जी, हिंदी साहित्य में महिला कथाकारों ने अपनी उपस्थिति को बड़े दमदार तरीके से दर्ज कराया है। मुख्य रूप से आप किन महिला कथाकारों के लेखन से को पसंद करती हैं, उनके योगदान को उल्लेखनीय मानती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। महिला कथाकारों में आज एक नाम चर्चित है गीताश्री का। जी। गीताश्री का उपन्यास राजनथनी बहुत चर्चित है और इससे थोड़ा सा मैंने शुरुआत यहाँ से की है। तो उसके पीछे हम जाते हैं तो महिला साहित्यकारों की जो है एक लंबी परंपरा है। इसमें चित्रा मुदगल जी हैं, कृष्णा सोपती जी हैं, राजी सेठ हैं, ममता कालिया हैं, बहुत सारी हमारे पास मनु भंडारी जी हैं। महिला कथाकारों के बारे में आपने पूछा है, तो महिला कथाकारों में जो है बहुत सारी जो है
रचनाकार अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रही हैं और उनके उपन्यास इतने चर्चित हुए हैं कि उन्होंने एक नए आयाम को खोला है। हम चित्रा मुदगल जी को देखते हैं तो नाला सोपारा जिनका उपन्यास है एक नई बात कहता है, और कृष्णा सोबती जी हैं, ममता कालिया जी हैं, राजी सेठ हैं। और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और आज की जो है उपन्यास लेखिका की चर्चा करें तो उन बहुत चर्चित हैं आजकल, और उनका नाम है गीता श्री, और उनका जो उपन्यास है राजनथिनी बहुत चर्चित है। इस तरह से हम देखते हैं बहुत लंबी परंपरा है, और महिला अगर लिखती है तो महिला केवल जो है लिखने के लिए नहीं लिखती है, बल्कि वो अपने जो विषय है उसका कारण लाती है और उसके कारण को देखती है और उसकी स्थितियों को पूरी तरह से लाती है अंदर बाहर से, और साथ साथ उनका कहीं ना कहीं निवारण भी लेके आती है। हालांकि साहित्य निवारण को पेश नहीं करता, साहित्य का काम जो है चीजों को ठीक करना डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जो लोग साहित्य पढ़ते हैं, जो लोग साहित्य से जुड़े रहते हैं, जो लोग कहानियां उपन्यास पढ़ते हैं और नई नई जो है विषयों को जिन लेखिकाओं ने छुआ है उनको देखते हैं, तो उनके माध्यम से इनडायरेक्टली इंगित रूप से जो समस्याएं हैं वो सामने आती हैं, और जो पाठक है, पाठक सहृदय है, और वो सहृदय पाठक पूरी तरह से समझ जाता है कि हमारे समाज की दिशा क्या चल रही है, और इस दिशा में जो है एक जागरूक पाठक, दो तरह के सहृदय पाठक, जागरूक पाठक। सहृदय पाठक समस्या और विषय को देखता है, लेकिन जागरूक पाठक समझता है कि समाज किस दिशा में जा रहा है और करना क्या चाहिए। इस रूप में साहित्यकार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो जो है वो भी पेश करता है और जो होना चाहिए वो भी इनडायरेक्टली पेश करता है, और इसीलिए जो है साहित्यकार को मैं इतिहासकार से बड़ा समझती हूँ, क्योंकि जहाँ इतिहास खत्म हो जाता है वहाँ साहित्य शुरू हो जाता है। निश्चित रूप से साहित्य की जो भूमिका है समाज में, वो समाज का दर्पण जो है, दर्पण के रूप में तो उसकी भूमिका है ही कि समाज जैसा है उसको वैसा परिलक्षित करना, लेकिन जैसा आपने कहा कि साहित्य समाज को दिशा भी प्रदान करता है। जी, जी। निश्चित रूप से। और इधर आपका महिला रचनाकारों ने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को बड़ी समृद्धि, बड़े आयाम जो है वो प्रदान किए हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि 2020 का जो साहित्य अकादमी का सम्मान है वो अनामिका जी को जो है वो प्रदान किया गया है, और ये पहला आपका काव्य के क्षेत्र में पहला अकादमी पुरस्कार है जो एक महिला रचनाकार को दिया गया है। गीता जी, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है जी। इन 75 सालों में समाज और व्यवस्था में जी। महिलाओं की जो स्थिति है उसमें कितना आपका बदलाव आया है, कितना सकारात्मक बदलाव आप देख पा रही हैं जी, इस बारे में हम जानना चाहेंगे जी। अच्छा, मैं इसको साहित्य के परिप्रेक्ष्य में ही बताती हूँ आपको। महिला जो है महिला आज से नहीं, कहना चाहिए बहुत समय पहले से, मीराबाई के समय से महिलाएं लिख रही हैं। बेशक बेशक। और मीरा ने भी कहीं न कहीं अपनी जो है आजादी के लिए, अपनी भावनाओं की, अपनी भक्ति प्रदर्शन के लिए, या जो भी संघर्ष थे मीरा के, वो उनको पीछे छोड़ते हुए मीरा आगे बढ़ी है। तो मैं मानती हूँ कि स्त्री कब संघर्ष नहीं करती जी। इस समय अमृत महोत्सव की चर्चा आपने की है। अमृत महोत्सव बहुत सुंदर योजना है जिसके तहत हम देखते हैं महिलाएं जो हैं अपनी स्वतंत्रता की बात ही नहीं करती हैं, बल्कि समाज में जो है एक उनको एक स्थान मिले उसकी बात उन्होंने की है, क्योंकि महिला को हाशिए पर रखा गया था पहले, और हम देखते हैं धीरे धीरे महिलाएं
अभिव्यक्ति में आगे बढ़ी हैं। कभी उन्होंने छिपाकर अपनी अभिव्यक्ति आगे कही है, कभी प्रतीकों के माध्यम से कही है, कभी थोड़ा सा इशारे से कही है, डायरेक्टली वो नहीं कह पाई हैं। इसका कारण जो है सामाजिक परिवेश है, या कहना चाहिए कि बहुत सारे शब्द भी हो सकता है, शब्दों की कमी हो। लेकिन अब जाकर हम देखते हैं, कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं और आज भी मैं देखती हूँ कि महिला अपनी आजादी की बात करती है, महिला स्वतंत्र हुई है, महिला उन विषयों को भी छेड़ती है, उन विषयों को भी छूती है जहां एक पुरुष जो है जिन विषयों पर बात नहीं करता। बेशक बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो है नारी देह की बात होती है। नारी देह की बात जब चलती है तो एक महिला बहुत अच्छी तरह से बता सकती है कि ये नारी देह का ये स्थितियां क्यों हैं और इसकी जो है इसके पीछे समस्या क्या है और इसके पीछे विवशता क्या है। जी। विवशता भी है, और जहां मैं विवशता की बात कह रही हूँ वहां पर बहुत सारे ऐसे उपन्यास हमको मिलते हैं जो कि जो है एक अलग जेंडर की भी बात लेके आते हैं, देह की बात आई है। आपके जो है महिलाएं इस तरह से स्वतंत्र अपने को मानती हैं कि आप देखिए पूरी की पूरी हम कहेंगे एक हमारे साहित्यकारों की एक जिम्मेदारी बढ़ी है कि हम नई पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। क्योंकि आज जो चीजें हमें साहित्य में देखने को मिल रही है वो ये है कि हम पुरानी पीढ़ी का जो एक रिएक्शन है वो यहाँ पर आ रहा है, जिसके कारण से जो है आज की नई पीढ़ी या आज की लड़की या आने वाली लड़कियां किस तरह से अपने आप को समाज में, परिवार में स्थापित करती हैं या करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं। जी। ये भी एक क्वेश्चन आया है कि भाई हम देखते हैं समाज में कि आज बहुत सामाजिक विघटन की भी कई स्थितियां हैं। तो इन विघटन की स्थितियों को जो है हमारे कई कथाकारों ने, कई महिला कथाकारों ने उठाया है, और मैं समझती हूँ कि इनका जो लेखन है वह इस समय प्रासंगिक है। लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी विषय से अलग। मैं ये मानती हूँ व्यक्तिगत रूप से कि आने वाले 20 सालों में या आने वाले 15 सालों में लगा लीजिए कि आज जो स्थितियां परोसी जा रही हैं या आज जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि समाज बदलने को तैयार है, लड़कियां बदलने को तैयार हैं, क्योंकि लड़कियां देख रही हैं कि उनके पीछे, उनके परिवार में, उनके समाज में क्या चीजें हुई हैं, वो क्यों बदली, क्यों बदल रही है लड़की। आज लड़की एक परिवार की संस्था में नहीं जाना चाह रही है। आज लड़की जो है आर्थिक रूप से अपने को स्वावलंबी मानकर अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताने का आमदा रखती है। हम पूरे समाज में ये देखते हैं, लगभग हर जगह कहीं ना कहीं टुकड़ों में ये सारी चीजें हमको दिखती हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं, हम अपने साहित्य से इस बात को देख सकते हैं अच्छी तरह से कि जो हमारा समाज है, हमारा परिवार है, हमारे जो पारिवारिक रिश्ते हैं, हमारे जो संबंध हैं, उन्होंने इन बच्चों को क्या सिखाया, ये बच्चे इतना क्यों बदल गए। तो इस तरह की रचनाएं भी हमें देखने, इस तरह की समस्याएं हमें देखने में आती हैं। लेकिन इसका जो रिएक्शन है, मैं जो कहना चाह रही हूँ कि आने वाले 15-20 सालों में बिल्कुल ही बदल कर चीजें आएंगी। और मेरे ख्याल से जैसे हम लोग हैं, हम कहते हैं कि आज से 15-20 साल पहले कुछ और चीजें थी और आज वो चीजें नहीं हैं। आज जो है समसामयिक समाज और जो है आज के संघर्ष, आज की चुनौतियां दिखाई देती हैं। लेकिन मैं इस बात को और आगे करूंगी कि आने वाले 15 साल में ये चीजें बिल्कुल और बदले हुए रूप में आएंगी, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था पूरी बदलने को तैयार है और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपने कहा कि जो बदलाव आ रहा है जी, वो सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ रहा है जी, और इसमें जो पारंपरिक मूल्य हैं, समाज व्यवस्था है, उस का आपका उल्लंघन भी होता हुआ होना स्वाभाविक है, हो रहा है। और एक नई व्यवस्था वो आपका विकसित हो रही है।
बिल्कुल। जिसमें बिना भेदभाव के स्त्री हो या पुरुष हो और इवन थर्ड जेंडर हो, सबके लिए एक समावेशी और संवेदनशील समाज जो है वो आपका बनने की तरफ हमें दिखाई दे रहा है, अग्रसर हो रहा है। स्त्री विमर्श से अलावा जी थर्ड जेंडर का विमर्श भी जो है अब साहित्य में काफी केंद्रीय स्थान पाता जा रहा है। और इसमें मैं उल्लेख करना चाहूंगा चित्रा मुदगल जी का, जी अभी आपने पोस्ट बॉक्स 203 नाला सोपारा जी, जिसमें जो मुख्य पात्र है वो थर्ड जेंडर बिन्नी है और एक बहुत संवेदनशील तरीके से उन्होंने उस पात्र के माध्यम से उस पूरे समाज की जो वेदना है उसे समाज के सामने रखा है और एक बदलाव उस दिशा में भी हम देख रहे हैं। तो मैं इस दिशा में भी जो है इस विषय में भी आपके विचार अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा। बिल्कुल। आपसे जो है अभी जो है नाला सोपारा की बात हुई, इसका पात्र जो बिनी है और इतना मतलब लेखिका ने इतना एक जगह से इतना दर्द निकाला है कि मेरे जैसा पाठक जो है उसको जो है एक सिटिंग में पढ़ना भी चाहता है और पढ़ भी नहीं पाता है, क्योंकि एक पूरा दर्द है और एक ऐसा दर्द है जिसको हम आप देखते हैं। एक पिछले समय कुछ एक कहीं एक कवियत्री से मेरी मुलाकात हुई तो जो है वो भी जो है किन्नर समाज से थी, तो उन्होंने जो अपनी व्यथा कही और जो उन्होंने अपनी जो है एक स्वावलंबन और एक आत्मविश्वास जागृत किया, वो दोनों चीजें देख के मुझे बहुत खुशी, एक हैरानी हुई पहले और उसके बाद खुशी हुई। जी। तो अब जो महिला लेखिकाएं हैं वो इस तरह की चीजें लेकर आ रहे हैं, नई चीज है ये तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ कि एक मनोवैज्ञानिक तौर पर, एक साइकोलॉजिकल तौर पर और जो एक जिनको हम सोचते हैं कि ये हमारे जैसे लोग नहीं हैं और उस ओर लेखिका ने नजर दी है। जी जी। ये इतनी बड़ी बात है और मैं लेखिका को जो है बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हम सबको एक नजर दी है कि हम इनको इस तरह नजर से देखें। मानवीय दृष्टिकोण दिया है हमको कि हम इनको इस नजर से देखें और हम जो है हम अपनी धारणाएं, हमारी जो कुंठाएं हैं, हमारी जो परंपराएं हैं और परंपराओं को तोड़ने की भी मैं समझती हूँ जरूरत होती है और वो परंपराएं सोच की होती हैं। परंपराएं बाहर जितनी टूटती हैं उससे ज्यादा मैं समझती हूँ सोच की परंपराएं टूट रही हैं इस उपन्यास के माध्यम से। दूसरा जो नई चीज आई है वो समलैंगिकता जो है, इस पर भी कई रचनाएं हमको मिलती हैं। वहां पर भी जो कुछ ऐसे विषय रहे हैं पिछले समय, पिछले दशकों में कि जिनकी जो है चर्चा भी नहीं होती थी, जो रिश्ते छिपाए जाते थे, बताए नहीं जाते थे, वो सारी चीजें इनके माध्यम से व्यक्त हो रही हैं। दूसरा देह की बात जब होती है तो वहां पर भी जो है एक बाजार तंत्र आता है, तो वहां पर लेखिकाओं ने ये समझाने की कोशिश की है अपनी रचनाओं से कि आप लड़कियां, महिलाएं बाजार से कितना प्रभावित हो रही हैं जी जी। और साथ में उनको कितना अपने को जो है बाजार को उपयोग में लाने देना चाहिए। ये क्वेश्चन भी, ये एक सवाल, ये एक मुद्दा हमारी महिला रचनाकार ने उठाया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही स्त्री विमर्श के संदर्भ में जी। एक पहलू तो यह है कि महिला शिक्षित हो जी, वो आपका आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जी, सशक्त हो और स्वतंत्र हो और अपने तरीके से अपने जीवन को जो है आनंद के साथ जी सके। दूसरा पहलू जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि जो बाजार है वो अभी भी स्त्री को उन्हीं पुराने प्रलोभनों में बांध के रखना चाहता है। जैसे आप देखें कि विज्ञापन की जो दुनिया है वो स्त्री की देह को अभी भी एक वस्तु की तरह प्रस्तुत कर रही है और वहां स्त्रियां उसमें शामिल भी हो रही हैं और उसका विरोध नहीं कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस बारे में भी जो है महिलाओं को अपना एक पक्ष मजबूती के साथ रखने की
जरूरत है? बिल्कुल, इसमें बहुत जागरूकता की जरूरत है। और जो है एक महिला की बात महिला ही बहुत अच्छे ढंग से कह जी सकती जी है। जी। एक महिला का दर्द महिला ही समझ सकती है। बेशक बेशक। तो इस रूप में जो है हालांकि महिला जो है, महिला लेखन जो है एक इस तरह से मैं कह रही हूँ कि इसको एक अलग खांचे में न डाल दिया जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। इसके लिए भी मैं सतर्क हूँ और आगे भी मैं इस बात को कहती हूँ कि जो है महिलाएं अपनी बात कह रही हैं, अपनी बात बता रही हैं समाज को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई अपनी एक अलग बात कह रही है जो पुरुषों से अलग है। क्योंकि अगर महिला स्वतंत्र है, महिला जो है ठीक दिशा में महिला स्वतंत्र है, तो फिर समाज भी सही दिशा में जाएगा। फिर स्त्री लेखन या पुरुष लेखन जैसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा, मैं समझती हूँ। और स्त्री लेखन को सम्मान मिलना चाहिए और स्त्री लेखन को एक अलग हाशिए में या अलग खांचे में नहीं रखना चाहिए। हालांकि ऐसी स्थितियां आजकल हाशिए वाली तो बात ही नहीं रह गई है, लेकिन एक मुख्य धारा पे उसको लेके आना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे खांचे हैं, जैसे कहीं कहते हैं कि दलित लेखन है, महिला लेखन है, प्रवासी लेखन है, तो ये अलग अलग लेखन कह के थोड़ा सा खारिज नहीं करना चाहिए। ये भी एक थोड़ा सा दर्द होता है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि साहित्य सृजन को, साहित्य को, लेखन को पुरुष लेखन और स्त्री लेखन की आपका श्रेणी या दायरे में जो है करके विभक्त नहीं किया जा सकता। लेखन लेखन है और एक लेखक होता है, वो कोई पुरुष या महिला नहीं होती। वो समग्रता में चीजों को जो है प्रस्तुत करता है। बिल्कुल। हम जानना चाहेंगे कि इन दिनों आप मुख्य रूप से क्या लिख रही हैं? जी, मैंने जो है बहुत सारी कहानियां लिखी हैं और करीब 16 कहानियां मेरी लिखी हुई हैं। कुछ कहानियां उसमें पुरानी हैं, कुछ कहानियां नई जुड़ रही हैं। और पीछे जो है कोविड के समय भी थोड़ा मैंने उन कहानियों को ठीक किया, क्योंकि वो कुछ ठंडे बस्ते में रखी हुई थी, तो उन कहानियों को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। और उनको बढ़ाते हुए 2022 में जो है मेरी एक कहानी संग्रह आपके सामने आएगा। और कुछ कोविड की वजह से या दूसरी टेक्निकल स्थितियों की वजह से वो लेट हो गया है, नहीं तो आज मैं उसको लेके आती यहाँ पर। तो 2000 जो है 22 उसके नाम करते हैं और फिर जरूर। मैं उसको पेश करूंगी। हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं आपके कहानी संग्रह के प्रकाशन के लिए। गीता जी, आप अरसे से गाजियाबाद में हैं और शिक्षण कार्य से यहाँ से जुड़ी हुई हैं, और यहाँ की जो साहित्यिक गतिविधियां हैं, साहित्यिक परिवेश है, उसको भी आपने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करती रही हैं। तो गाजियाबाद के साहित्यिक परिवेश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और 20 साल में शुरुआत में तो मैं जो है बहुत सारे साहित्यिक स्थितियों को नहीं जानती थी, क्योंकि ये शहर तब मेरे लिए नया था। लेकिन ये शहर आते आते जब मैं लोगों से जुड़ती चली गई, तो उसके बाद जो है सबसे पहले मुझे यहाँ पर कवि जनों से मिलने का मौका मिला। और बहुत से ऐसे कवि थे जो कहीं कहीं पत्रिकाओं में संपादक के रूप में थे, उन्होंने अपनी संस्थाएं बनाई थी। बहुत से शिक्षक थे कवि के रूप में, और एक बड़ा मंच था यहाँ पर जब कवि सम्मेलन हुआ करते थे। तो बीच में कुछ मुझे जब मैं गाजियाबाद आई तब ये स्थितियां थी, थोड़ा बीच में मैं समझती हूँ कुछ गैप हुआ है। उसके बाद जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत बहुत धमाकेदार हुई है। हाँ, मैं इसको धमाकेदार ही कहूंगी, क्योंकि एकदम से बहुत सारे लोग निकल आए जो लोग पहले मुझे कितने सालों से दिखाई नहीं दिए थे, और जिनके बारे में पहले मैंने सुना था कि अच्छा बहुत सारा यहाँ मंची कविता होती है, बहुत अच्छी कविता, स्तरीय कविता होती है। तो वो कुछ साल तक मुझे मिली नहीं, और उसके बाद जब मुझे मिली
तो एकदम बहुत सारे संस्था, बहुत सारे कवि मिले और एक से एक महिला पुरुष प्रतिष्ठित इस तरह से मिले, और जो है गीतकार मिले, और आदरणीय कुंवर बेचैन जी का ये शहर है, तो मैं कैसे कह दूं कि यहाँ कविता नहीं है। ये यहाँ तो कवियों का नगर है, कवि नगर है, तो मैं कैसे कह दूं यहाँ कविता नहीं है। तो ये तो अपने आप में जो है पूरा कविता की स्थली है। और दिल्ली एनसीआर में ये जो है अपनी जगह बनाए हुए है, और यहाँ के जो कवि हैं आज मैं देखती हूँ देश विदेश में अपनी कविताएं गीत सुनाते हैं। कुमार विश्वास जी यहाँ से हैं, तो ये तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मैं इस जगह पे हूँ जहाँ पर साहित्यिक लोग हैं, जहाँ पर सहृदय लोग हैं। क्योंकि गाजियाबाद का एक नक्शा जो एक पेपर समाचार पत्रों में कहीं कॉलम में आता था कि अच्छा गाजियाबाद इस तरह से है, तो ये तो बिल्कुल भ्रम है जी। अपराध की नगरी, अपराध की नगरी। अब तो खैर अपराध पूरे यूपी में नहीं है इस तरह से, लेकिन गाजियाबाद को जो लोग कहते थे कि आप गाजियाबाद रहते हो, तो मैंने कहा गाजियाबाद रहती हूँ, बहुत बढ़िया जगह है जी। और मेरे को तो यहाँ सभी अच्छे लोग मिले हैं, सभी सहृदय लोग मिले हैं, और होते होते मैं आप लोगों 5-6 साल से करीब जो है बहुत सारे जो है सहृदय कवियों से मैं यहाँ जुड़ी हूँ, और बहुत सुंदर कविताएं मैंने सुनी हैं, और मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस शहर में रह रही हूँ, जहाँ से मेरा घर भी नजदीक है, जहाँ से मेरा पहाड़ भी नजदीक है, और पीछे कोरोना में वो पहाड़ भी दिखाई दिया, वो मेरा घर भी नजदीक है, और ये शहर भी जो है बहुत समृद्ध है। और मैं इस धारणा को बिल्कुल काटना चाहूंगी इस मंच से कि ये जो है साहित्यिक सहृदय लोगों की नगरी है, ये बिल्कुल खारिज करती हूँ। गाजियाबाद बहुत बड़ा है, और इस बहुत बड़े गाजियाबाद को केवल एक गाजियाबाद मानकर एक इम्प्रेशन नहीं रखा जाए। और यहाँ पर जो है प्रतिष्ठित कवि हैं, जिनकी पुस्तकें हैं, जिनके वीडियोस हैं, जिनका देश विदेश में नाम है, और जिनकी कविता एक मील का पत्थर है, इस तरह से ये शहर है। आपने गाजियाबाद की गौरव को बढ़ाने वाली बातें कही हैं, हम इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने कहा कि बहुत सारे कवि शायर गाजियाबाद में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, रचनाशील दिखाई दे रहे हैं। साहित्य की अन्य विधाओं में, कथा साहित्य में, उपन्यास लेखन में, कहानी लेखन में भी गाजियाबाद अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है, या उसमें अभी और प्रयास किए जाने की जरूरत है? देखिए इस बारे में तो मैं सबसे पहले, आप बैठे हैं यहाँ पर और आपका जो कहानी संग्रह निकला है, तो इस कथन को तो अपने आप ही आगे कर देता है। जो आपने सवाल मुझसे पूछा है कि आपकी कहानी संग्रह यहाँ से भूतों के शहर में कविता संग्रह है, और आपका जो कहानी संग्रह है वक्त से रूबरू है, और उसकी कहानियां मैंने पढ़ी हैं, तो बहुत सुंदर कहानियां हैं, और आपने अपने परिवेश को लेके कही गई हैं, तो इस तरह से नहीं है चीजें। और पहले क्या होता है, पहले कोई भी सहृदय व्यक्ति होता है, वो पहले गीत लिखता है, कविता लिखता है, शुरुआत तो वो कविता से ही करता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे आते आते वो कविता छोड़ते छोड़ते थोड़ा सा कहानियों पर आ जाता है। तो ये स्थितियां यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रही हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके संग्रह नहीं है, जिनके कहानी संग्रह भले ही ना हो, लेकिन जो समाचार पत्रों में छप रहे हैं, जिनको बराबर लोग पढ़ रहे हैं, और जिनके लिए प्रतीक्षा करते हैं कि समाचार पत्र में उनकी कहानी पढ़ने को मिलेगी, इस तरह के बहुत से लोग हैं। तो साहित्य की कई विधाएं हैं, और सारी विधाओं में मैं समझती हूँ, चाहे व्यंग है, व्यंग लेखन है, कहानी है, और कविताएं हैं, उपन्यास है, आलेख हैं, बहुत तरह की ऐसी नाटक हैं, उन सभी में जो है गाजियाबाद के कवि जो है बहुत आगे हैं। और इनको आप जो है, मैं यहाँ से कह रही हूँ, इनको आप किताबों में, यूट्यूब में, सब में आप देख सकते हैं, और एक समृद्धि है ये गाजियाबाद के लिए।
गीता जी, आध्यात्मिक सृजन की जो ये श्रृंखला है, सृजन संवाद, जी जी। जी आपको कैसी लगती है? इसके बारे में, आप इस प्रयास के बारे में आपके क्या ख्याल है? ये एक जो है बहुत कहना चाहिए प्रतीक्षित सपना रहा है हम सबका, हम सभी लोगों का। ये अभी शुरुआत है मुझे लगता है, और ये शुरुआत में अभी बहुत सारे लोगों को इस मंच में आना है, और बहुत सारे लोग इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से जो है आगे जनता के सामने आएंगे, अपने पाठकों के सामने आएंगे, देश के सामने आएंगे, और उनकी रचनाओं से रूबरू हम होंगे। तो यहाँ पर जो है ये आध्यात्मिक जो सृजन चैनल है, इसके माध्यम से गाजियाबाद को समृद्धि मिलेगी। गाजियाबाद के जो है, मैं समझती हूँ पहला जो है मंच है इस तरह से, इस तरह का जो है पहला मंच है। तो पहला मंच तो बहुत ही आदरणीय भी होता है और बहुत ही कहना चाहिए स्वागत योग्य भी होता है। और इसमें लोग जब जुड़ते चले जाएंगे तो फैसला तो वो करेंगे। हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, और आपके माध्यम से हम यहाँ पर बैठे हैं, तो आप ये शुरुआत कर रहे हैं, और इसके लिए जो है आगे चलकर हम देखेंगे कि फैसला इसका जो है लेखकों और पाठकों, दर्शकों, सम्मानित जनों पर हम छोड़ते हैं, और बिंदास छोड़ते हैं, क्योंकि विश्वास से हम कह रहे हैं कि जो भी प्रतिक्रियाएं आएंगी वो बहुत अच्छी होंगी, इसी विश्वास से। और जो है बहुत अच्छा मंच है ये, और इसके लिए जो है हृदय से मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि ये मंच बहुत आगे तक जाए, और हम उसमें बहुत पीछे से जो है शुरुआती दौर पर दिखाई दें, और ये मंच अपनी ऊंचाइयों तक जाए। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, सृजन संवाद में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।